अरे दीक्षा, जल्दी नाश्ता लगा दो नहीं तो देर हो जाएगी। दीक्षा के पति सुमित ने आवाज़ लगाई तो दीक्षा ने झटपट नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर लगाकर ही रही थी कि तभी उसके ससुर राम सिंह जी कमरे से बाहर निकलते हुए बोले, अरे बहू, मेरा चश्मा और अखबार तो लाना ज़रा, और अगर चाय बन गई हो तो एक कप वो भी दे देना। जी पिताजी, अभी लाई, कहते हुए दीक्षा ने अखबार और चश्मा उठाया और ससुर जी को देकर रसोई घर में चाय लेने चली गई। तभी उसके साथ शांति जी की आवाज़ आई, बहू, पूजा घर में भी घी खत्म हो गया है, तुमने घी भी नहीं भरा, ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ती है क्या? तो दीक्षा चाय कप में डालते हुए बोली, सॉरी माँ जी, दिमाग से निकल गया था, अभी रख देती हूँ। दीक्षा ने पूजा घर में घी रखा और फिर वापस आकर राम सिंह जी के सामने चाय का कप रखते हुए बोली, लीजिए पिताजी आपकी चाय। तभी राम सिंह जी ने अखबार में सिर गड़ाए कहा, बहू, आज की खबर में देखो, सरकार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। अब बताओ, पहले से ही कितना खर्चा बढ़ गया है। तभी शांति की पूजा घर से बाहर निकलते हुए बोली, आपको तो आपके अखबार के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, ऊपर से सबको ये खबर सुना सुना कर बोर कर रहते हो। तभी वापस रसोई में जाते हुए दीक्षा की एकाएक की हंसी छूट गई। राम सिंह जी ने अखबार से नजर उठाकर शांति जी को देखा और बोले, अरे भगवान, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। शांति जी ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी इन खबरों से घर के काम तो नहीं निपटते। दीक्षा चुपचाप उनकी हंसी की ठिठोली को सुनते हुए टेबल पर प्लेट्स रखने लगी। तभी शांति जी ने पूछा, बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी, पोहे बनाए और सोच रही हूँ कि दोपहर में दाल चावल बना दूँ। शांति जी ने सिर हिलाया, ठीक है। तभी दीक्षा ने मौका देखकर थोड़ा झिपते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे मायके भी जाना है, मम्मी पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। ये सुनते ही शांति जी की भवें तन गई। अरे अभी उस दिन तो मिलकर आई थी, उस दिन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं माँ जी, दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इससे पहले ही शांति जी कुछ कहती राम सिंह जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, अरे क्यों रोक रही हो बहू को, जाने दो ना। शांति जी ने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और फिर भारी मन से बोली, ठीक है, चली जाना, लेकिन जल्दी लौट आना। दीक्षा के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने तेजी से सबके लिए नाश्ता लगाया और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। मायके जाने की खुशी थी, इसीलिए वे सारे काम तेजी से निपटा रही थी। तभी शांति जी के फ़ोन की घंटी बजी। उनकी बेटी पूजा का फ़ोन था। हाँ बेटी पूजा, बता कैसी है तू? क्या तुम अकेली आई हो? दामाद जी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? दूसरी ओर से न जाने पूजा ने क्या कहा कि शांति जी की भौहें तन गई। उनका स्वर थोड़ा तेज हो गया। अरे लेकिन उसने लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे बिना सोचे समझे घर छोड़कर कोई आता है क्या? शांति जी अब चिंतित हो गई कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे सुमित को आवाज़ लगाई। सुमित बेटा, पूजा बस स्टैंड पर खड़ी है, तुम जाकर उसे ले आओ। सुमित अपने कमरे से बाहर आया और चौंक कर बोला, लेकिन माँ, वो अकेली आई है, जीजा जी क्यों नहीं आए? शांति जी ने फ़ोन बंद करते हुए लंबी सांस ली और बोली, न जाने इस लड़की का क्या होगा, शायद झगड़ा करके आई है अपने पति से। तुम पहले उसे ले आओ, बाकी बातें बाद में देखते हैं। सुमित गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। दीक्षा समझ गई थी कि अब घर का माहौल बदलने वाला है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सुमित पूजा को लेकर घर आ चुका था। पूजा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर ही भीतर मायके आने का संतोष भी था। शांति जी बेटी को देखते बोली, आ गई तू? चल अंदर आ, कितनी परेशान लग रही है। तभी राम सिंह जी ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी आखिर हुआ क्या है? इस तरह अचानक क्यों आ गई? तभी पूजा झुंझलाकर बोली, क्या बताऊं पापा, आपका दामाद मेरी तो सुनता ही नहीं है। कब से कह रही थी कि मुझे कुछ दिन मायके रहना है, लेकिन हर बार अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर मुझे रोक लेते हैं। बस अपनी माँ की सुनते हैं, मेरी बिल्कुल नहीं। इसी बात पर आज सुबह घर में झगड़ा हो गया, इसीलिए गुस्से में मैं यहाँ आ गई। थोड़े दिनों में अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। उनकी बेटी की बातें सुनकर राम सिंह जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी ये ठीक नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर आना सही बात नहीं है। तभी पूजा ने तुरंत कर कहा, पिताजी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी हुई है तो किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। जब मन करेगा तो अपने मायके आऊँगी, वैसे तो ये लोग रहने नहीं देते। अब जब झगड़ा हो गया तो कम से कम 1 महीना तो रुकूंगी। तभी शांति जी ने बीच में बात काटते हुए कहा, अरे छोड़िए भी, अगर बेटी आई है तो उसे आराम से रहने दीजिए। अपने आप जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दामाद जी आकर ले जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी बहू दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, दीक्षा बहू, पूजा का बैग अंदर रख दो और इसके लिए कुछ खाने को ले आओ, बेचारी परेशान होकर आई है। तो दीक्षा ने सर झुकाकर कर कहा, जी माँ जी, और बैग उठाकर अंदर ले गई। फिर चुपचाप किचन में गई, 1 गिलास पानी भरा और नंद के सामने रख दिया। पूजा ने मिनट ढंग से पानी का गिलास उठाया ही था कि शांति जी फिर बोल पड़ी, अरे बहू, सिर्फ पानी लाकर रख दिया, चाय नहीं बना सकती थी क्या? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। दीक्षा ने बिना कोई जवाब दिए फिर से किचन की तरफ रुख किया और जाकर चाय बनाने लगी।
और सोचने लगी कि हे भगवान क्या करूं, मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूं। लड़ाई उनके घर होती है और परेशान मुझ पर आ पड़ती है। जब देखो मायके चली आती है, सबका तो नहीं मालूम पर मेरे सिर पर तो आफत ही आ जाती है। किचन में बैठी दीक्षा मन ही मन बड़बड़ा रही थी, तभी बाहर से आवाज आई, बहू अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? दीक्षा तुरंत उठी और जल्दी से चाय लेकर बाहर आई और पूजा को देते हुए बोली, ये लो दीदी चाय ले लो। पूजा ने चाय का कप उठाया, लेकिन फिर गुस्से से बोली, अच्छा आज मैं अकेली आई हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, सिर्फ चाय लाकर पटक दी। चाय के साथ खाने को कुछ नहीं ला सकती थी क्या? दीक्षा के कदम वहीं छिटक गए। अभी वो कुछ बोलते उससे पहले शांति जी बोल पड़ी, अरे बहू तुम भी हद करती हो, चाय के साथ कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाई? दीक्षा अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीरे से बोली, अभी लाती हूँ माँ जी। वो तुरंत किचन में गई और ट्रे में बिस्किट और चिप्स रख कर ले आई। इसके बाद वो बिना कुछ बोले अपने बाकी के कामों में लग गई। तभी पूजा ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी माँ की ओर देखा और तंज करते हुए बोला, माँ लगता है भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। शांति जी ने तुरंत बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ ना, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद पूजा को पानी की प्यास लग गई। अपनी बहू से कहो ना पानी लेकर आए। शांति जी की तेज आवाज में बोली, अरे दीक्षा पूजा के लिए पानी लेकर आना। तभी राम सिंह जी कमरे से बाहर निकले। उन्होंने ये सब देखा तो नाराजगी भरे स्वर में बोले, शांति क्यों दिन भर बहू के सिर पर चढ़ी रहती हो? खुद उठ नहीं सकती तो कम से कम अपनी बेटी से कह दो कि अपना काम तो खुद कर ले। शांति जी दंदनाते हुए बोली, आप कमरे में जाइए और टीवी पर कथा चलाकर वो सुनिए, मेरे काम में दखल मत दीजिए। तो राम सिंह जी ने गहरी सांस ली और पूजा की ओर देखते हुए बोले, बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहिए। ये सुनते ही पूजा गुस्से से बोली, क्यों पिताजी आप हमेशा मुझे अपना व्यवहार बदलने को कहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मेरे व्यवहार पर उंगली उठा रहे हैं? तभी राम सिंह जी उसे शांति से समझाने लगे, देख बेटी तू अपने पति से लड़कर मायके आई है और वहाँ से अब तक एक फ़ोन तक नहीं आया, क्या ये चिंता की बात नहीं है? तो पूजा ने गुस्से में कहा, आपको तो हमेशा बस उनकी चिंता रहती है। पिताजी मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माँ मैं सोने जा रही हूँ, कहते हुए पूजा पर पटकते हुए कमरे में चली गई और जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। तभी राम सिंह जी ने शांति जी की ओर देखा और बोले, समझा लो इसे, जब देखो बस अपने ही बारे में सोचती है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर बात पर रूठ कर मायके चले आना सही नहीं है। हाजी आप भी बस हर बात में लेक्चर देने लगते हैं, बेटी मायके तो आई है, थोड़ा आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शांति जी ने कहा तो राम सिंह जी की नाराजगी में सिर हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। दीक्षा रोज की तरह अपने कामों में लगी रहती, जबकि पूजा बिना किसी चिंता के आराम फरमाती रहती। एक दिन दीक्षा अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आया, हेलो माँ। दूसरी ओर से दीक्षा की माँ की हल्की शिकायत भरी आवाज़ आई, क्या बेटी कितने दिन हो गए, तेरा चेहरा देखने को तरस गई हूँ, तेरी ननद गई नहीं है क्या अभी तक? तो दीक्षा ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, कहाँ माँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कहती है जब तक उसका पति माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से जाने वाली है। दीक्षा की माँ को चिंता होने लगी, तू फिर मायके आ जा बेटी, तेरा भी मन बदल जाएगा। अरे नहीं माँ, कल मैंने सासू माँ से मायके जाने की बात की थी तो गुस्से से बोली, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। अभी इन्हें कौन समझाए कि परेशानी सिर्फ हमारे लिए है, पूजा के लिए तो नहीं। वो तो बहुत खुश है, ससुराल से आज़ाद जो हो चुकी है। अब तो रोज़ देर रात तक टीवी पर फिल्में देखती रहती है और फिर सुबह 11 बजे से पहले उठती नहीं। दीक्षा की माँ ने गहरी सांस ली, चल कोई बात नहीं बेटा, बस तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर दीक्षा की माँ ने फ़ोन रख दिया। तभी दीक्षा ने घड़ी की ओर देखा तो लंच बनाने का समय हो रहा था। उसने जल्दी से अपने बालों को संवारते हुए रसोई की ओर बढ़ने का सोचा ही था कि तभी पूजा की आवाज़ आई, भाभी मुझे चाय बनाकर दे दो। उठ गई महारानी। दीक्षा बड़बड़ाते हुए रसोई में पहुंची और पूजा के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। पूजा के उठने के बाद शांति जी तुरंत उसके कमरे में चली गईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुझे तो मालूम है कि अगले महीने तेरे छोटे भाई अमित की शादी है, तो इस तरह मायके आकर बैठी है तो हम तेरे ससुराल वालों को किस मुंह से न्योता देने जाएंगे। तभी पूजा तकिए के सहारे बैठ गई और बेपरवाही से बोली, जाने की क्या ज़रूरत है माँ, कोरियर भेज दो और फ़ोन करके बुलावा दे देना, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी। शांति जी थोड़ा असहज हुई और बोली, बेटा ऐसा नहीं होता, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, अगर तेरे ससुराल वाले नहीं आए तो हम लोगों को क्या कहेंगे। इससे पहले कि शांति जी अपनी बात पूरी कर पाती, पूजा चढ़कर बोली, बस माँ इस बारे में मुझसे कोई बहस मत करो, 1 महीना हो गया पर अभी तक उन लोगों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई मेरी परवाह है। तभी दीक्षा कमरे में चाय लेकर आई। उसने माँ बेटी की बातचीत के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे चाय की ट्रे मेज पर रख दी। शांति जी ने एक नज़र दीक्षा पर डाली और फिर बात बदलते हुए पूजा से बोली, चाय पी ले बेटा, फिर नाश्ता कर लेना।
दीक्षा एक पल वहां रुकी, फिर चुपचाप वहां से चलती बनी। जैसे ही दीक्षा कमरे से बाहर निकली तो पूजा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, माँ वैसे एक बात कहूँ, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई है। देखो तो आजकल सिर पर पल्लू तक नहीं रखती। तो शांति जी ने गहरी सांस ली और हल्के झुंझाट के साथ बोली, क्या करूँ बेटी, तेरे पिताजी ने ही इससे ज्यादा छूट दे रखी है, हमेशा इसकी तरफदारी करते रहते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी दीक्षा ये सब सुन रही थी। उसके मन में एक अजीब सा दर्द उभर आया, पर वो कुछ नहीं बोली। जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं समझेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को शांत किया और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को जब सुमित घर लौटा तो दीक्षा ने उससे बात की, देखिए सुमित, आपकी बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ। इतना करने के बावजूद वो माँ जी के कान भरती रहती है, मुझे हर वक्त गलत साबित करने की कोशिश करती है। सुमित ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा फिर से वही बात। दीक्षा को सुमित की लापरवाही पर गुस्सा आया। वो थोड़ा तेज स्वर में बोला, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। पूरे दिन भर काम करो, फिर ऊपर से तुम्हारी माँ और बहन के ताने सुनो। तो सुमित ने दीक्षा का कंधा पकड़ते हुए कहा, दीक्षा तुम चिंता मत करो, अमित की शादी में जब पूजा के ससुराल वाले आएंगे तो जीजा जी से मिलकर उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात है। अब तो सुमित की बात सुनकर दीक्षा चुप हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार अमित की शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में रौनक थी। शादी के दिन पूजा की नज़र भीड़ में अपने सास ससुर और पति को तलाश रही थी, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। शांति जी भी चिंतित हो उठी और राम सिंह जी से बोली, आपने तो उनसे बात की थी ना, फिर भी वो लोग क्यों नहीं आए? तो राम सिंह जी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, देखो शांति, हमारे बात करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, जब हमारी बेटी ही जिसके कारण उन लोगों का हमेशा रिश्ता था वही उनके साथ नहीं है तो वो शादी में आकर क्या करेंगे। इसके बाद तो पूजा ने तय कर लिया कि अब वो इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और वकील को फ़ोन करके डिवोर्स पेपर तैयार करने को कह दिया। अमित की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और छोटी बहू रिया अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। रिया एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन अपने संस्कारों से भी गहरी जुड़ी हुई थी। वो अपनी जेठानी दीक्षा को घर के सारे काम करते देखती तो बिना कुछ कहे खुद ही हाथ बटाने लग जाती। हालांकि उसने एक बात पर गौर किया, दीक्षा पूरे घर में कामों में जुटी रहती जबकि पूजा बस बैठकर आदेश देती रहती। शादी के एक हफ्ते बाद भी पूजा ने अपने ससुराल वापस जाने की कोई इच्छा नहीं जताई, लेकिन नई नई शादी के कारण रिया ने इस मामले में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। आज सुबह दीक्षा घर के सारे कामों से निपटा कर कपड़े धोने बैठी। शादी की भाग दौड़ के कारण कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया था उसे। तभी कपड़ों का ढेर देखकर रिया तुरंत उसके पास आई। भाभी, इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे धोएंगे, मैं साथ में लग जाती हूँ। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं रिया, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है। तो रिया हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, इतने कपड़े धोते धोते आप थक जाएंगे और साथ काम करेंगे तो थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। आज घर में पहली बार किसी ने दीक्षा के आराम की फिक्र की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया कपड़े उठाकर अपनी तरफ रख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र पास में रखे हुए छोटे छोटे गंदे कपड़ों पर गई। कपड़ों से बदबू आ रही थी। भाभी, ये कपड़े भी आप ही धोएंगी? रिया ने थोड़ा हैरानी से पूछा, फिर बोली, लेकिन ये तो पूजा दीदी के छोटे वाले कपड़े हैं, ये तो वो नहाते समय भी धो सकती हैं। दीक्षा हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब तो आदत हो गई है, रिया ने उत्सुकता से पूछा। आदत मतलब? दीक्षा कुछ देर चुप रही, लेकिन रिया के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिल का सारा गुबार हल्का कर दिया और सारी बात साफ साफ बता दी। उसकी बात सुनकर रिया हैरानी से बोली, मतलब दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएंगी? दीक्षा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, और जाने का उसका कोई इरादा भी नहीं दिखता। अब तो बात तलाक तक पहुंच गई है। रिया को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने दीक्षा के चेहरे को ध्यान से देखा, उसमें दर्द और थकान साफ झलक रही थी। भाभी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको इस अन्याय का विरोध करना चाहिए, चुपचाप सब कुछ सहज क्यों रही हैं? दीक्षा ने गहरी सांस ली और सर झुका लिया, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या करूँ रिया, यहाँ बोलने ही कहाँ दिया जाता है, बोलने से पहले ही चुप करा दिया जाता है। जब भी मैंने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो माँ जी ने कहा कि बेटी मायके आई है, उसे परेशान मत करो, और सुमित ने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हमेशा चुप रहेंगी? भाभी, ज़रूरत से ज़्यादा सहने से लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। रिया बोल ही रही थी, तभी शांति जी की तेज आवाज़ आई, अरे रिया, बहू कहाँ चली गई? तो रिया ने जल्दी से हाथ धोते हुए कहा, जी माँ जी, मैं यहीं हूँ। तभी शांति जी के साथ साथ पूजा भी वहाँ आ पहुंची। अरे रिया बहू, तुम्हारी तो आज पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, शांति जी ने आदेश भरे स्वर में कहा। तो दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और रसोई घर में चली गई। कुछ देर बाद, वाह क्या खुशबू है, पहला निवाला लेते ही पूजा बोले, रिया तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे आगे तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। अरे इतने दिनों से दीक्षा भाभी के बेस्वाद खाने से परेशान हो गई थी, मैं तो आज कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। दीक्षा जो चुपचाप परोसने में
लगी थी एक पल को ठिठक गई। रिया ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और गहरी सांस ली, फिर बहुत शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, वैसे दीदी मैंने भी दीक्षा भाभी के हाथों का खाना खाया है, पर मुझे तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगा। पूजा और शांति जी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रिया ने दूसरा तीर चला दिया, और दीदी अगर आपको उनके हाथों का खाना पसंद नहीं था तो आप खुद बना लेती, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात थी। ये सुनकर पूजा और शांति जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन रिया अपनी बात कहकर वहां से जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे राम सिंह जी सारी बातें सुन रहे थे। रिया की बातों से मन ही मन संतुष्ट थे कि कोई तो आया जो इस घर में जो इन माँ बेटी का मुंह बंद करवा सके। अगले दिन सुबह दीक्षा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सिर भारी था, बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी वो उठकर रोज की तरह अपने काम निपटा रही थी। तभी रिया ने आकर कहा, भाभी आप आराम कीजिए, ये मैं संभाल लूंगी। लेकिन रिया इतने सारे काम हैं, तुम अकेली कैसे करोगी? दीक्षा ने कहा तो रिया बोली, भाभी आप दिन भर के काम में खुद को खपा देती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती, ऐसे में तबीयत तो खराब होनी थी। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब देख लूंगी। दीक्षा कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप आराम करने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बजे तो पूजा नींद से जगी और बाहर निकलते उसने इधर तो देखा, शायद दीक्षा को ढूंढ रही थी। जब वो कहीं नहीं दिखी तो उसने रिया को सामने देखा और कहने लगी, रिया मेरे लिए कप चाय बना दो, और हाँ इलायची डालकर कड़क चाय बनाना, सर बहुत भारी हो रहा है। तभी रिया ने बिना एक पल गवाए तपाक से जवाब दिया, दीदी अगर सिर में इतना ही दर्द हो रहा है तो रात को 12 बजे तक टीवी देखने की बजाय अपनी नींद पूरी कीजिए, और जहाँ तक रही चाय बनाने की बात तो वो आप खुद भी बना सकती हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली गई और इधर पूजा हैरान सी खड़ी उसे जाते हुए देखते रह गई। दीक्षा भाभी ने तो आज तक मुझे कभी जवाब नहीं दिया था, और ये कल की आई हुई लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है। पूजा का गुस्से से चेहरा तंतमा उठा। अपनी बात खत्म करके रिया ने पास रखा गिलास भरा और अपनी जेठानी दीक्षा के लिए दवाई लेकर उसके कमरे में पहुंच गई। तो उसको देखते ही दीक्षा बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो रिया ने कहा, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पूजा दीदी मुझसे चाय बनाने को कह रही थी तो मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अगर चाय पीनी है तो आप खुद बना लो। रिया की ये बात सुनकर दीक्षा हैरान हो गई, क्या तुमने मना कर दिया? और नहीं तो क्या भाभी, इन लोगों की गुलामी नहीं की है, मैंने जो गलत लगेगा उसे भूलना ही पड़ेगा। दीक्षा चिंता में पड़ गई। तभी रिया ने, अरे भाभी आप टेंशन मत लो, अब देखना मैं कैसे सीधा करती हूँ इसे। अगर एक हफ्ते के अंदर दीदी को आपसे ससुराल ने भेज दिया तो मेरा नाम भी रिया नहीं। इधर रिया के जवाब ने पूजा को अंदर तक तोड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में कोई उसे पलट कर जवाब भी दे सकता है। तो गुस्से में पैर पटकती हुई शांति जी के पास गई और झुंझला कर बोली, माँ आपकी ये नई बहू तो हद पार कर रही है, मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे मैं इस घर की मेहमान हूँ और वो मालकिन। लेकिन क्या हुआ है बेटी? शांति जी ने प्यार से पूछा। तो पूजा बोली, माँ मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा सिर भारी हो रहा है इसलिए चाय बना दे। लेकिन वो जवाब देते हुए बोली कि जिसको जो चाहिए खुद आकर बना ले। ये सुनकर शांति जी ने गुस्से में कहा, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, तो फिक्र मत कर, एक हफ्ता हुआ नहीं कि मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने लगी, उसे तो मैं देख लूंगी। शांति जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, रिया बहू जरा यहाँ तो आना। तभी रिया बेफिक्री से आई और बोली, जी माँ जी कुछ काम था क्या? शांति जी ने कड़क आवाज में कहा, तू पूजा से इस तरह बात कर रही थी, ये कोई तरीका है बात करने का? रिया बिना डरे हुए बोली, माँ जी मैंने तो बस वही कहा जो सच था, दीदी को अगर चाय चाहिए थी तो खुद बना सकती हैं। पूजा तिलमिला उठी, तो क्या अब तुम हमें सिखाएगी कि क्या करना चाहिए? तभी रिया ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, सिखाना तो पड़ेगा दीदी, आपको दूसरे से काम करवाने की आदत जो हो गई है। तभी दीक्षा जो कमरे में सब सुन रही थी कमरे से बाहर आई। तभी शांति जी ने उसे देखते कहा, दीक्षा बहू भी आ गई, तुम समझाओ इसे। बहू क्या ये सही कर रही? तो दीक्षा ने अपनी सास की ओर देखा और फिर रिया की ओर देखते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, इसमें गलत क्या है? सुनकर पूजा और शांति जी दंग रह गई। तभी दीक्षा ने फिर से कहा, देखो पूजा ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है, बहुएं हैं, हम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ रहना है तो काम भी करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो बहू है या बेटी। शांति जी ने पहली बार दीक्षा की आंखों में आत्मविश्वास देखा था। तभी रिया बोली, और माँ जी अगर पूजा दीदी तलाक लेकर मायके में रहने के बारे में सोच रही है तो शौक से रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप मुझसे और दीक्षा भाभी से कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी कमरे से बाहर निकल गईं। अपने सामने अपनी बहुओं को इस तरह बोलते देख आज शांति जी भी हैरान रह गईं। तभी पूजा बोली, देखा माँ कैसे जवाब देकर गई हैं आपके सामने। तो शांति जी ने कहा, आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने बोलने की हिम्मत तक नहीं की थी, लेकिन आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी दोनों बहुएं मुझे सुनाकर चली गई। बेटी माँ के मुंह से ये सब सुनकर पूजा की आंखों में दधक रही क्रोध की ज्वाला अचानक आंसू बनकर तभी राम सिंह जी जो चुपचाप ही सब देख रहे थे बोले, बेटी तेरी भाभीियों का कोई कसूर नहीं है, तुझे खुद ही सोचना चाहिए। अगर कल को तेरी ननद
तेरे घर में आकर बैठ जाए और तुझ पर खूब जलाए और अपनी माँ को तेरे खिलाफ भड़काए, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? तुझ पर क्या बीतेगी? इसलिए कह रहा हूँ कि तेरा ससुराल ही तेरा अपना घर है बेटा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तभी शांति जी मन ही मन सोचने लगे कि अगर इस घर में बहुओं के सामने अपनी इमेज रखनी है तो बेटी को उसके ससुराल भेजना ही होगा, वरना बहुएं मुझे भी इस घर से निकाल देंगी। ये सोच कर बेटी के कंधे पर उन्होंने हाथ रखते हुए कहा, देख बेटी, छोटी छोटी बातों पर यूं झगड़ कर मायके आ जाना और रिश्ता ख़त्म करने के बारे में फैसला ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए अपने ससुराल राजी खुशी से जा। बेटी चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ तुझे छोड़ने के लिए। हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, अब मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकती। कहते हुए पूजा अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी पूजा को अपना सामान समेटते देख दीक्षा और रिया ने गहरी सांस ली। करीब 2 घंटे के बाद शांति जी अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंची तो बेटी के सास ससुर उन्हें कुछ कहते उससे पहले शांति जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए समदन जी, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने गलती की है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उसे वापस अपना लीजिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुनकर रिया की सास ने कहा, अरे बहन जी, आप हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? और हमने रिया को कब छोड़ा था? ये खुद ही गुस्सा होकर यहाँ से चली गई थी, हमने तो इसे कुछ कहा भी नहीं था। और अगर अभी रिया आई है तो हमें तो इस बात की खुशी है, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी रिया ने भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अंदर आ गई। करीब 2 घंटे बाद जब शांति जी बेटी को ससुराल छोड़कर वापस अपने घर पहुंचे तो राम सिंह जी बोले, शांति, आज तुमने पूजा को उसके ससुराल भेजकर बहुत समझदारी का काम किया है, लेकिन यदि ये काम उसी दिन कर देती जिस दिन वो झगड़ा करके यहाँ आई थी तो बात यहाँ तक न पहुँचती। नहीं, शांति जी कुछ कहती इससे पहले वो पीछे से आकर रिया से ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, देर है दुरुस्त है, अब आप माँ जी से कुछ मत कहिए, आराम से चाय पीजिए। सुनकर राम सिंह जी ठहाके लाकर हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।